मध्य पूर्व में इस वक्त की एक बड़ी और चिंताजनक खबर दिखाई दी है। गाजा में जिस संघर्ष विराम से लोगों को राहत की उम्मीद थी, उसी के बीच एक बार फिर से हिंसा की खबरें आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गाजा में एक ड्रोन हमले में कम से कम 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संघर्ष विराम वास्तव में जमीन पर लागू हो पा रहा है या फिर ये केवल कागजों तक सीमित रह गया है। बताया जा रहा है कि हमला एक अस्पताल और ईंधन स्टेशन के पास में हुआ, एक पेट्रोल पंप के पास में। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में आम नागरिकों की जान गई, जबकि इजराइल का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की जाती है। दोनों पक्षों के बीच जो दावे किए जा रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है ये तो पुष्टि के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पिछले कई महीनों से गाजा में संघर्ष विराम लागू होने की बात कही जा रही थी, लेकिन समय समय पर इस प्रकार की हिंसक घटनाएं भी सामने आती रही हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोग आज भी डर की और अनिश्चितता के साए में जीने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों ने पहले भी चिंता जताई है। संघर्ष विराम के दौरान भी यदि हिंसा जारी रहती है तो राहत कार्य, चिकित्सा सेवाएं और आम नागरिकों की सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इस बीच गाजा के कई इलाकों में पहले से ही भोजन, दवाइयों और ईंधन की कमी बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हैं और बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच सीमित है। ऐसे में हर नई सैन्य घटना मानवीय संकट को और गहरा देती है। दूसरी ओर क्षेत्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां भी जारी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में कतर में अप्रत्यक्ष तकनीकी वार्ताओं में कुछ सकारात्मक प्रगति की खबरें आई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि क्षेत्रीय तनाव कम होता है तो इसका असर गाजा और पूरे मध्य पूर्व की स्थिति पर पड़ सकती है। हालांकि फिलहाल जमीनी हालात बेहद नाजुक हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल संघर्ष विराम की घोषणा पर्याप्त नहीं होती। जब तक सभी पक्ष उसका पूरी तरीके से पालन नहीं करते और निगरानी की प्रभावी व्यवस्था नहीं होती, तब तक आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल रहेगा। गाजा का संघर्ष केवल सैन्य या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक गहरा मानवीय संकट है। हर नई हिंसा के साथ परिवार बिखरते हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कठिन। फिलहाल दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या संघर्ष विराम को वास्तव में प्रभावी बनाया जा सकेगा, क्या कूटनीतिक प्रयास सफल होंगे और क्या क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। ये बड़े सवाल बनकर रह गए हैं। इजराइल की राजनीति में चुनावी हलचल भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रमुख प्रतिद्वंदियों में शामिल पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट ने अपनी एक नई स्ट्रेटजी पार्टी यशर के साथ चुनावी अभियान को औपचारिक आगाज एक तरीके से दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया। चुनावी अभियान की शुरुआत के दौरान आइजनकोट ने खुद को देश को जोड़ते हुए खुद को अपने आप को देश से जुड़ा हुआ नेता बताया और कहा कि उनका लक्ष्य इजराइल में एकता, जवाबदेही और प्रभावी नेतृत्व स्थापित करना है। उन्होंने शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। देखिए, इजराइल को जीतना चाहिए, ये नारा है और इस नारे के साथ आइजनकोट ने आगामी चुनाव को देश की सुरक्षा, देश की एकता और भविष्य के लिए निर्णायक बताया। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले का उल्लेख किया और कहा कि आने वाले समय में इजराइल एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट ने हाल ही में बनी गैंट्स की पार्टी छोड़ी अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि उनका नेतृत्व इजराइल की परंपरा, विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होगा। वे सभी नागरिकों के प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम नहीं लिया, लेकिन मौजूदा नेतृत्व पर देश में विभाजन और राजनीतिक अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा नेतृत्व राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाता है और समाज में अनावश्यक विभाजन भी पैदा करता है। आइजनकोट का ये बयान उन विवादित प्रस्तावों की ओर भी इशारा माना जा रहा है जिनमें रूढ़िवादी यहूदी समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने के बाद शामिल है। उन्होंने संकेत दिया कि सभी वर्गों की राष्ट्रीय जिम्मेदारी में समान भागीदारी जरूरी है। राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने संबंधी नेतन्याहू के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आइजनकोट ने कहा कि राष्ट्रीय एकता केवल चुनावी नारा नहीं है, बल्कि व्यवहार में दिखाई भी देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उनका नेतृत्व जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यक्तित्व उदाहरण पर आधारित होगा।
उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमले की जांच के लिए एक स्वतंत्र राज्य आयोग गठन करने का भी वादा किया। उनका कहना है कि आयोग की सिफारिशों के आधार पर भविष्य की सुरक्षा रणनीति तैयार की जाएगी ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आइजनकोट ने युद्ध प्रभावित उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के पुनर्वास, घायलों और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, रिजर्व सैनिकों पर बोझ कम करने तथा सेना के विस्तार का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि सैन्य और राष्ट्रीय सेवा व्यवस्था को अधिक संतुलित और समावेशी बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि कोई विपक्षी गठबंधन बनता है तो उसका नेतृत्व वही करना चाहेंगे। उनके अनुसार इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक विभाजन को समाप्त कर देश में विश्वास और एकता को बहाल करना है। पूर्व जनरल गादी आइजनकोट पिछले कुछ वर्षों में इजरायल की राजनीति में तेजी से उभरे हैं। 2023 यानी 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद में वे नेतन्याहू के युद्ध मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन 2024 में गाजा युद्ध की रणनीति पर मतभेद के चलते उन्होंने रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। उनका आरोप है कि हमले के बाद सरकार स्पष्ट रणनीति बनाने में विफल रही थी, जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से इस वक्त की सबसे बड़ी और गंभीर खबर सामने आ रही, जान लीजिए। देश भर में भड़के एंटी इमिग्रेंट यानी कि प्रवासी विरोधी प्रदर्शनों ने हालात को पूरी तरीके से सेंसिटिव, तनावपूर्ण बना दिया है। खबर के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अलग अलग शहरों और कस्बों में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विदेशी प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन किए और देखते ही देखते ये प्रदर्शन कई जगहों पर हिंसक रूप ले बैठे। पुलिस और प्रशासन के अनुसार अब तक पूरे देश में कार्रवाई करते हुए 900 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, हिंसा फैलाने, लूटपाट और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। बात करें तो इन प्रदर्शनों का दायरा काफ़ी बड़ा था। देश भर में करीब 120 अलग अलग रैलियां और प्रदर्शन दर्ज किए गए, जिनमें से 108 प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन 12 जगहों पर हालात पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो गए। इन 12 संवेदनशील इलाकों में भीड़ ने दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया। कई जगहों पर लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने हालात बिगड़ते देख तुरंत अतिरिक्त बलों की तैनाती की और कई इलाकों में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। बात करें तो सबसे गंभीर घटना राजधानी जोहानिसबर्ग के अलेक्जेंड्रा इलाके से सामने आई, जहां लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत भी हुई। दरअसल इस घटना ने पूरे इलाके को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। वहीं दूसरी ओर डरबन में एक और घटना सामने आई, उसकी पुष्टि भी हुई है, जहां एक विदेशी नागरिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जांच जारी है। सरकार का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसीज को सक्रिय किया गया है और कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक मामलों के विभाग ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि देश में अवैध प्रवास और बेरोजगारी को लेकर पहले से ही असंतोष की भावना बनी हुई थी और यही तनाव अब सड़क पर दिखाई दे रहा है। बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रदर्शन केवल अचानक भड़की भीड़ का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और प्रवासियों को लेकर बढ़ती नाराजगी भी एक बड़ा कारण है। कई स्थानीय समूहों का आरोप है कि विदेशी प्रवासी उनके रोजगार के अवसरों पर असर डाल रहे हैं और सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने इन प्रदर्शनों और हिंसा की कड़ी निंदा की है और कहा है कि किसी भी स्थिति में हिंसा और विदेशी नागरिकों के खिलाफ हमले को सही नहीं ठहराया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई संगठनों ने भी चिंता जताई है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार से अपील की है कि वो प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। फिलहाल हालात पूरी तरीके से शांत नहीं हुए हैं और कई शहरों में अभी भी तनाव की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। साउथ अफ्रीका के कई शहरों में डरबन, जोहानिसबर्ग, केप टाउन, तमाम जगहों पर अब देखना होगा कि सरकार इस तनाव को कैसे नियंत्रित करती है और क्या देश में फिर से सामान्य स्थिति बहाल हो पाएगी या ऐसी ही स्थिति अभी लंबे समय तक बनी रहेगी। बात यूक्रेन की करेंगे। बता आपको ये दें कि बेहद डरावनी और सनसनीखेज खबर कीव से सामने आई है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध जारी है वो खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया की चिंता बढ़ चुकी है। राजधानी यानी यूक्रेन की राजधानी कीव
इस समय युद्ध के सबसे भयावह रूप का सामना कर रही है। रूस लगातार अटैक कर रहा है ड्रोन और मिसाइलों से। पूरी बारिश हो रही है, आप ये कह सकते हैं, ड्रोन और मिसाइलों की। पूरे शहर को दहशत तबाही के बीच धकेल दिया है रूस ने। रात का अंधेरा, शांत शहर और अचानक आसमान चीरती हुई मिसाइलें, फिर एक के बाद एक धमाके। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर में एक ही पल में युद्ध के मैदान में सब कुछ बदल गया है। खबरों के मुताबिक रूस ने कीव पर कई दिशाओं से एक साथ ड्रोन अटैक किए। रूस ने ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन के ऊपर जारी रखे हुए हैं। बता आपको ये दें कि ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले हो रहे हैं और यही हमला किसी एक सैन्य ठिकाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रिहायशी इलाकों, अपार्टमेंट और नागरिक ढांचों तक को निशाने पर लिया गया है। हर तरफ सायरन ही सायरन बज रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे हैं। बच्चे रोते हुए मेट्रो स्टेशन की ओर दौड़े और पूरा शहर कुछ ही मिनटों में दहशत में तब्दील हो गया। बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों में ही हुआ है, जहां कई ऊंची इमारतों में जोरदार धमाकों की आवाजें आईं। देखते देखते पूरा ब्लॉक धुएं और आग की लपटों में घिर गया। कुछ इमारतों के हिस्से पूरी तरीके से ढह गए और मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका बढ़ गई। रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटा रही है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि हर मिनट नई चुनौती सामने आ रही है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन इसके बावजूद दर्जनों हथियार शहर के भीतर गिरने में सफल रहे और यही वजह है कि नुकसान का स्तर बेहद गंभीर बताया जा रहा है। अब तक की शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 से 15 लोगों की मौत रात भर में हो गई, जबकि 50 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज है, बहुत गंभीर अवस्था में। कई की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही। घायलों में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, मासूम बच्चे भी हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अस्पतालों में भी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि वहां पर भी कभी भी ड्रोन गिर सकता है। सबसे भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं उन इलाकों से जहां पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मलबे में तब्दील हो गया और लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए इधर उधर मलबों के पास चीख रहे हैं। दमकल विभाग लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेज धमाकों के बाद फैली आग और धुएं ने रेस्क्यू ऑपरेशन को भी मुश्किल कर दिया है। इमरजेंसी सेवाओं ने पूरी शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। यूक्रेन में कीव में विशेष तौर पर लोगों से अपील की गई है कि वे तुरंत सुरक्षित बंकर और भूमिगत शेल्टर्स में जाकर शरण ले लें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को बर्बर, क्रूर और अमानवीय बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल और मजबूत समर्थन की मांग की गई है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस अब खुले तौर पर नागरिक आबादी को निशाना बना रहा है। जहां पर आम निर्दोष लोग रह रहे हैं, वहां पर रूस हमले कर रहा है, ऐसा जेलेंस्की का कहना है। और ये युद्ध अब पूरी तरीके से एक मानवीय संकट में बदल चुका है। उधर दूसरी तरफ रूस की ओर से दावा किया गया है कि हमला यूक्रेन के सैन्य ढांचे और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया है टारगेट करते हुए, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इन दावों से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में तबाही दिखी है उससे साफ है कि रूस ने लगातार बमबाजी की है और इसमें जो रिहायशी क्षेत्र हैं वो टारगेट पर आए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों के, निर्दोष लोगों के जान माल को काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। टूटती इमारतें, जान बचाने की भागदौड़, ये सब कुछ यूं ही नहीं होता है। ये अपने आप में बहुत स्थितियां खराब हो रही हैं। फिलहाल कीव में हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। कई इलाकों में बिजली, मोबाइल सेवाएं ये सब समाप्त हो गई हैं, क्योंकि इस प्रकार से मिसाइल से और ड्रोन से हमले किए गए हैं। यह हमला रूस यूक्रेन युद्ध में एक नए और बेहद खतरनाक चरण की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल अब पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक हो चुका है। पूरी दुनिया की नज़र फिलहाल कीव पर टिकी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध किसी समाधान की ओर बढ़ेगा या फिर आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा विनाशकारी होता हम देखेंगे। अमेरिका से एक बड़ी खबर जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को अपने नए एयरफोर्स वन विमान से पहली आधिकारिक उड़ान भरी है और यह विमान इसीलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इसे कतर ने अमेरिका को तोहफे के तौर पर दिया है। करीब $400 मिलियन यानी लगभग 3,500 करोड़ के आसपास का यह पूरा मामला है। बोइंग 747-800 जेट नॉर्थ डकोटा के लिए अपनी पहली आधिकारिक उड़ान इसने भरी, जहां राष्ट्रपति ट्रंप थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के तौर पर पहुंचे थे। बता आपको दें, इस नए विमान की सबसे बड़ी खासियत इसका नया डिज़ाइन और लग्जरी इंटीरियर है। पारंपरिक एयरफोर्स वन की पहचान हल्के नीले रंग की जगह अब विमान के निचले हिस्सों को नेवी ब्लू रंग से रंगा गया है, जिस पर लाल और सुनहरी धारियां बनाई गई हैं। माना जा रहा है कि ये डिज़ाइन
खुद राष्ट्रपति ट्रंप की पसंद के मुताबिक तैयार किया गया है। विमान का इंटीरियर भी बेहद आलीशान बनाया गया है। इसमें लग्जरी कालीन, शानदार वुडन पैनलिंग, पूरी तरीके से फ्लैट होने वाले सोफे और सीट बेल्ट पर राष्ट्रपति की आधिकारिक सील लगाई गई है। राष्ट्रपति के लिए एक विशेष पर्सनल स्वीट भी इसमें तैयार किया गया है, जिसमें ड्रेसिंग रूम, आधुनिक शौचालय और निजी जिम जैसी सुविधाएं भी हैं। इसके अलावा विमान में अत्याधुनिक किचन है, डाइनिंग एरिया है, जहां एक समय में करीब 2000 लोगों के लिए भोजन भी तैयार किया जा सकता है। तकनीकी रूप से भी ये विमान काफ़ी उन्नत माना जा रहा है। इसके पंख में आधुनिक डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों को भी भ्रमित कर देगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम भी इसमें है, जो दुश्मन के रडार को जाम करेगा और मिसाइलों की दिशा बदल देगा। नए डिज़ाइन वाले पंखों की वजह से इसकी गति भी बढ़ गई है और ये लगभग 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। हालांकि इस विमान को राष्ट्रपति की सुरक्षा के अनुरूप पूरी तरीके से तैयार करने में अभी काम बाकी है। अमेरिका वाले इसे अपने तरीके से अब तैयार करेंगे। बता आपको ये दें कि ट्रंप ने इस विमान को लेकर अपनी खुशी भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ को साधारण रखने या शानदार तरीके से पेश करने का विकल्प होता है, और उन्होंने शानदार विकल्प चुना। उनका कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान दुनिया में देश की ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक होना चाहिए। यह विमान फिलहाल एक अस्थायी समाधान यानी कि ब्रिज एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि पिछले 36 वर्षों से सेवा दे रहे मौजूदा एयरफोर्स वन विमान अब अपनी सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं, जबकि नए आधिकारिक राष्ट्रपति विमानों की डिलीवरी में देरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक नए विमान वर्ष 2028 से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में कतर से मिले इस विमान को अंतरिम व्यवस्था के तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि इस विमान को लेकर विवाद कम नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान में पारंपरिक एयरफोर्स वन जैसी कुछ अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियां फिलहाल मौजूद नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम और कुछ सुरक्षित संचार उपकरण भी सीमित हैं। मतलब जितनी बातें कही जा रही है उतनी एग्जैक्टली है नहीं। इसको लेकर तमाम चीजें अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ जटिल बदलाव जानबूझकर बाद के लिए छोड़े गए हैं ताकि विमान को जल्द सेवा में लाया जा सके। इन सभी बहसों के बीच में ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अगले सप्ताह तुर्की में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भी इसी विमान से जाने वाले हैं। उधर कतर से इतना महंगा विमान उपहार में लेने को लेकर अमेरिका में राजनीतिक और नैतिक बहस भी तेज हो गई है। जो आलोचक हैं ट्रंप के, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। बता आपको ये दें कि आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि सुरक्षा संबंधी सभी अपग्रेड पूरे होने के बाद ये अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक यात्राओं का नया चेहरा बनता है या नहीं बनता है।